हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 21 अक्टूबर 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। देखते हैं आज का पहला आर्टिकल क्या है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सितंबर महीने के लिए जारी हो गया है। आपको पता ही है जीडीपी का जो डाटा है वो क्वार्टरली रिलीज होता है, वहीं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या फिर हमारा इंडस्ट्रियल इंडेक्स है आईआईपी, उसका डाटा जो है मंथली रिलीज किया जाता है। तो इतना अंतर याद रखिएगा, जीडीपी का डाटा क्वार्टरली और बाकी सब डाटा जो है आपका मंथली रिलीज किया जाता है। अगस्त में भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज हुआ था और इस बार फिर से रिलीज किया गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल और रूरल लेबरर के लिए। देखते हैं क्या है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल और रूरल लेबरर के लिए जारी कर दिया गया है। इन दोनों का जो बेस ईयर है वो 1986-87 है, याद रखिएगा 1986-87, इसी के आधार पर रिलीज किया जाता है दोनों को। इसमें इंक्रीज देखा गया है क्या, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट का, यानी एग्रीकल्चरल लेबरर इसमें 1 पॉइंट का और रूरल लेबरर हैं आपके ग्रामीण श्रमिक उसमें 2 पॉइंट का। सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है किस वजह से, फ्यूल एंड लाइट ग्रुप के कारण, क्लोथिंग, बेडिंग, फुटवेयर, इनकी वजह से इंक्रीज देखने को मिला है एग्रीकल्चरल और रूरल लेबरर के इंडेक्स में। यहाँ देख लीजिए आप, एग्रीकल्चरल लेबरर की बात करें तो इसमें 1 से 17 पॉइंट तक का इंक्रीज देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट ये है कि कर्नाटक में हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है, जबकि हिमाचल प्रदेश में लोवेस्ट। वहीं अगर रूरल लेबरर्स की बात करें तो इसमें हाईएस्ट कर्नाटक रहा है, लेकिन लोवेस्ट कहाँ रहा है, बिहार। तो लोवेस्ट में दोनों में अंतर है, बाकी सेम है। तो फैक्चुअल डाटा ये याद रखने की जरूरत है कि एग्रीकल्चरल और रूरल लेबरर इनका जो बेस ईयर है वो क्या है, 1986-87 मंथली डाटा रिलीज किया जाता है। ठीक है, यहाँ आप पढ़ लीजिए। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इसी के आधार पर रिलीज किया जाता है। एग्रीकल्चरल लेबरर की बात करें तो 2.89% रहा, वहीं रूरल लेबरर की बात करें तो 3.16% रहा। ये आपका इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। फूड इन्फ्लेशन देख लीजिए आप, काफ़ी कम रहा है पिछले महीने की अपेक्षा। तो इन्फ्लेशन आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से डिसाइड होता है, तो यहाँ पर जो हमारा इन्फ्लेशन है वो काफ़ी कम रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो रिटेल बायर्स इनकी सिचुएशन को एक तरह से बताते हैं, जो प्राइस चेंज होता है रिटेल बायर्स के लिए उसको बताते हैं। वर्तमान में 4 तरह के सीपीआई हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4 तरह के हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है, एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए है, रूरल लेबरर के लिए है और सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड है। तो 1 से 3 तक के, यानी कि IWAL और RL, ये जो 3 हैं इनको लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन जो सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड है इसको CSO द्वारा रिलीज किया जाता है। हालांकि ये मंथली ही रिलीज किया जाता है, इतना याद रखिएगा। तो 4 तरह के सीपीआई होते हैं, जिसमें एक को आपका CSO रिलीज करता है, बाकी 3 को लेबर ब्यूरो। अगला आर्टिकल है, नॉर्थ ईस्ट में जो एयरलाइंस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 6 नए रूट, इनको फ्लैग ऑफ हरी झंडी दिखा दी है किसने, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि इस समय मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है। उड़ान डे 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए 6 नए रूट, इनको हरी झंडी दिखा दी गई है उड़ान स्कीम के तहत। तो देखिए, उड़ान स्कीम के लिए उड़ान डे आपका 21 अक्टूबर यानी 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन उड़ान स्कीम का डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था। आपको पता ही है, उड़ान स्कीम रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड दोनों तरह के जो आपके एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर एयरलाइंस की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। ये स्कीम 10 वर्षों के लिए लॉन्च की गई थी। यहाँ पर यह बताया गया है कि अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट कौन से हैं, जहाँ पर एक दिन में एक फ्लाइट कम से कम उड़ती हो, यानी एक फ्लाइट से अधिक फ्लाइट उड़ती होंगे, तभी आपका अंडर सर्व्ड आएगा। और अनसर्व्ड मतलब कोई ऑपरेशन ना ही चल रहा हो। उड़ान स्कीम के तहत 387 रूट्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, मतलब ऑपरेशनलाइज किए जा चुके हैं, कार्य में है वो, जिसमें से 100 रूट्स आपके नॉर्थ ईस्ट के लिए ही अकेले हैं। उड़ान स्कीम ये सारे सेक्शन अभी तक लॉन्च हो चुके हैं, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। उड़ान स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है, 2016 में लॉन्च की गई थी। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। अच्छा, ये सी प्लेन सर्विस वो ऑपरेशनल भले ही मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा है, लेकिन उड़ान स्कीम के तहत ही उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। यहाँ देख लीजिए आप, सी प्लेन सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज का इनिशिएटिव है, लेकिन उड़ान स्कीम के तहत ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इस समय उड़ान 4.1 चल रहा है, इसमें सी प्लेन पर भी फोकस किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए आप, स्पेशल हेलीकॉप्टर, स्मॉलर एयरपोर्ट्स, इन सब पे फोकस किया जा रहा है उड़ान 4.1 पर।
अगला आर्टिकल है हरदीप सिंह पुरी जी, जिस समय मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं। पहले धर्मेंद्र प्रधान जी थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही चेंज हो गए। तो इन्होंने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा क्लीन, अफोर्डेबल और रिलायबल सस्टेनेबल एनर्जी चाहिए पैंडेमिक रिकवरी के बाद। हालांकि प्राइस बढ़ रहा है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे लोग। जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, श्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा कि इंडिया बिलीव करता है कि सभी को अफोर्डेबल रिलायबल एनर्जी मिलनी चाहिए। ये कहाँ बोला उन्होंने? 5वां इंडिया एनर्जी फोरम हो रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इंडिया एनर्जी फोरम, इसको ऑर्गेनाइज करता है सेरावीक। तो 5th एडिशन है इंडिया एनर्जी फोरम का, न्यू दिल्ली में हो रहा है। उसी को एड्रेस कर रहे थे श्री हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ऑयल और गैसेस के प्राइस काफ़ी हाई हैं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में नहीं, सिर्फ इंडिया में ही हाई हैं, याद रखिएगा। और इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, कोविड पर बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया गवर्नमेंट में। तो निकालेंगे कैसे? सबसे ज़्यादा आसान तरीका है पेट्रोल पर प्राइस लगाकर। डायरेक्ट टैक्स पे तो वैसे भी नहीं लगा सकते, इनकम टैक्स बढ़ाकर। पेट्रोल ही सबसे आसान तरीका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सारा जो खर्चा मतलब कि कर चुकी है उसको वापस पा सके। तो इस समय पेट्रोल का जो बेस प्राइस है वो 40 रुपये की ही आसपास है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें 112 रुपये तक हैं। यानी 40 रुपये के बाद जो आपके 82 रुपये हैं, 82, ये सारा टैक्स है स्टेट और सेंटर का। इंडिया जो है अपनी ऑयल इंपोर्ट के लिए 85% डिपेंडेंट है। ऑयल नीड्स का, यानी कि ऑयल की ज़रूरतें हैं, उसमें 85% इंपोर्ट पर डिपेंड करता है इंडिया, और गैसेस के लिए 55%। इवन हम लोग जो भी इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो गोल्ड का हो, डायमंड का हो, अनाज का हो, उसमें से 20% इंडिया जो है सिर्फ ऑयल सेक्टर यानी ऑयल एंड गैसेस के लिए देता है। सर हरदीप सिंह पुरी जी का कहना है कि हम आने वाले समय में गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ फोकस कर रहे हैं। ऑयल से छुटकारा पाएं तब तो गैस पे जाएंगे हम। इसके लिए हमें $60 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, और ये $60 बिलियन जो है इन सब कामों में खर्च किया जाएगा। वर्तमान में वन नेशन वन ग्रिड कार्यक्रम चल ही रहा है, और इसके तहत जो पाइपलाइन की लेंथ है वो 19,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 35,000 यानी 19,000 to 35,000 कर दी गई है वन नेशन वन ग्रिड के तहत। इसके तहत एलपीजी जो आपको घर में मिलेगी, सीएनजी आपको घर में मिलेगी। यहाँ देख लीजिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग 10% तो अचीव कर सकते हैं, कर चुके ही हैं। 20% जल्दी ही अचीव कर लेंगे। इससे पेट्रोलियम का आयात कम होगा। सतत स्कीम आपको पता ही है। इसके तहत 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट जो है बनाए जा रहे हैं, और इन 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट में $20 बिलियन की लागत आएगी। पुरी जी ने यही बताया कि वर्ल्ड की 16% पॉपुलेशन हमारे इंडिया में रहती है, और पर कैपिटा कंजप्शन वर्ल्ड एवरेज का 1/3 ही है। यानी अगर पूरे विश्व में लोग पर कैपिटा कंजप्शन 10 किलोवाट करते हैं, तो इंडिया में लगभग 3.33 किलोवाट ही करते हैं। तो वर्ल्ड एवरेज का एनर्जी कंजप्शन का 1/3 इंडिया में होता है। हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा अगर हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है 2025 तक सॉरी। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इशू है कि 2025 तक अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है तो एनर्जी कंजप्शन बढ़ना ही है, इसमें कोई और रास्ते नहीं है। इंडिया का फोकस कर रहा है गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट इंडिया का है 2030 तक 450 गीगावाट, 2022 तक 175 गीगावाट। तो ये सब इंडिया के टारगेट हैं। सतत स्कीम आपको पता ही है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम, सतत स्कीम। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, उन्होंने हाल ही में 100 जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो कंप्रेस्ड बायोगैस एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूसर को सबमिट किया है सतत स्कीम से रिलेटेड। सतत स्कीम में 4 ऑब्जेक्टिव हैं, ये देख लीजिए। 62 मिलियन मीट्रिक टन जो वेस्ट होता है उसका यूटिलाइजेशन किया जाए, फिर इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम किया जाए, जॉब क्रिएशन हो, व्हीकुलर एमिशन को कम किया जाए। तो ये सतत इनिशिएटिव के 4 ऑब्जेक्टिव हैं जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का इनिशिएटिव है। देख लेते हैं। अगला आर्टिकल गुजरात बेस्ड फार्मर द्वारा इंडिजिनस नॉलेज को शेयर किया गया है जो कि मैस्टिटिस को कॉम्बैट करने में हेल्प करेगी। मैस्टिटिस एक बीमारी हो जाती है डेयरी कैटल्स में। ये देख लीजिए, आपने देखा होगा, ये जो यहाँ पे थन होते हैं गायों के वो रेड कलर के हो जाते हैं, और इससे जो है दूध का अनुपात भी काफ़ी कम हो जाता है गायों में। तो लैक्टेटिंग पीरियड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है
ये देख लीजिए, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को यूज़ किया जा सकता है मैस्टिटिस को ट्रीट करने में। हालांकि इससे पहले आप एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ करते थे, लेकिन पब्लिक हेल्थ के लिए हैज़ार्ड यानी नुकसानदेह हैं ये एंटीबायोटिक्स। तो अगर इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है तो उससे ये आपका मैस्टिटिस को ट्रीट किया जा रहा है डेयरी कैटल में, तो ये हेल्पफुल होगा। ये जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है इसका नाम है मैस्टिरक जेल। इसको नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो कि अहमदाबाद में है उसके द्वारा डेवलप किया गया है और मैन्युफैक्चर किया जाएगा राकेश फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। तो मैंने बताया आपको मैस्टिटिस एक कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि मिल्क क्वांटिटी में फॉल यानी कि कमती करती है, फॉल करती है मिल्क क्वांटिटी में। इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम ये मोर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हो सकता है मैस्टिटिस को ट्रीट करने के लिए। हालांकि अभी एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है जो कि यूज़फुल और ठीक भी नहीं है। ये जेल प्रिपरेशन के लिए टॉपिकल एप्लीकेशन ये तो खैर अलग नहीं है। हालांकि ये सोमैटिक सेल काउंट को कम कर सकता है। सोमैटिक सेल काउंट एक नोटेड ग्लोबली मिल्क और स्टैंडर्ड सोमैटिक सेल काउंट मिल्क में एक स्टैंडर्ड लिमिट तक ही होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक से मतलब कि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो बढ़ जाती हैं, तो एक लिमिट में ही सोमैटिक सेल काउंट्स होने चाहिए। ठीक। अगला नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2 बीमारियों के लिए लॉन्च किया था, FMD और ब्रुसेलोसिस के लिए। ये 12,652 करोड़ रुपए 12,652 करोड़ रुपए 5 ईयर्स के लिए था, 2024 तक के लिए। मथुरा में लॉन्च किया गया था। 2030 तक इरेडिकेट करना था इन बीमारियों को और 2025 तक कंट्रोल करना था FMD और ब्रुसेलोसिस। FMD के लिए 100% वैक्सीनेशन कवरेज अवेलेबल है, लाइफ में 2 बार दी जाती है। ठीक है। और जो ब्रुसेलोसिस है, पहले यह FMD वायरस जनित रोग है, ब्रुसेलोसिस बैक्टीरिया जनित रोग है। इसके लिए भी 100% वैक्सीनेशन कवरेज प्रोवाइड किया गया है और ये फीमेल कैटल्स या फिर बुफेलो कॉल्स में दिया जाता है वंस इन अ लाइफ, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर लाइफ स्टॉक सेक्टर की बात किया तो इंडिया की GDP में 4% आता है, जबकि एनिमल हस्बेंड मतलब कि एग्रीकल्चर GDP में 28% आता है। CSO ने कहा है कि अगर लाइव स्टॉक और फिशरीज का जो आउटपुट है वो आने वाले समय में 5 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा। अगला आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस समय कुशीनगर में आए हैं, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन सब की आधारशिला रखी है। इस दौरान उन्होंने भगवान बुद्ध के विषय में कई सारी बातें कहीं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि हिस्ट्री की बुक में आप पढ़ते ही होंगे। यूपी के कुशीनगर में इस समय महापरिनिर्वाण टेम्पल, जहाँ पर बुद्ध जी का अंतिम सांस ली थी उन्होंने कुशीनगर में, वो महापरिनिर्वाण टेम्पल रहा है। अभिधम्मा डे तो सेलिब्रेट किया गया है, साथ ही साथ महापरिनिर्वाण टेम्पल ये है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अंतिम सांस ली थी गौतम बुद्ध जी ने। शरद पूर्णिमा यानी अश्विनी पूर्णिमा थी और पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। जो जितने भी फुल मून डे होते हैं और जो बौद्ध धर्म है उसमें बहुत महत्व होता है। ठीक है। गौतम बुद्ध पूर्णिमा जिसको कहते हैं आप, वो तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्ध जी का जन्म ये लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर देखा जाए 563 BCE में हुआ था। सिद्धार्थ गौतम आपको पता ही, शाक्य वंश में इनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में, इंडो नेपाल बॉर्डर के पास है। उसके अलावा 29 वर्ष की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और 49 दिनों तक लगातार तप करने के बाद इनको जो है इनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्त हुई। बोधगया बिहार में प्राप्त हुआ था। ठीक है। इन्होंने पहला जो अपना भाषण दिया था वो कहाँ, सारनाथ में दिया था, जो कि यूपी के बनारस के पास है। ये जो पहले दिन का भाषण मतलब जो पहला भाषण दिया उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। फिर 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए कुशीनगर यूपी में, तो वही वो इमेज है महापरिनिर्वाण की। तो इतने ही आर्टिकल थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर।